नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 के अध्याय संख्या 4 के बारे में अपने पढ़ रहे थे, जिसमें अपने को वन्य जो समाज था और उपनिवेशवाद है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था हमने। जिसके अंतर्गत क्या है, हमने भारतीय जंगलों और भारतीय वन समाज के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में अपने क्या है, भारत के अलावा जो भारत के आसपास के देश थे जहाँ सेम प्रकार के नियम या वन परिवर्तन किए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, जो एग्जाम्पल अपने देख रहे हैं वह है जावा का। जावा क्या है, आज के समय में इंडोनेशिया देश का प्रमुख चावल उत्पादक द्वीप है। इंडोनेशिया देश का प्रमुख चावल उत्पादक द्वीप है आज के समय में, ठीक है, अभी वर्तमान में। लेकिन किसी समय में यह क्षेत्र भी भारत के मध्यवर्ती और दक्षिणवर्ती भागों की तरह या उत्तर पश्चिमी भागों की तरह जंगलों से भरा हुआ था। और इसी जगह पर क्या है, जिस प्रकार से भारत पर ब्रिटिश लोगों का राज था वह उसी प्रकार से यहाँ पर डच शासन चल रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि जावा जो देश था वह डचों द्वारा शासित था, डचों द्वारा शासित, ठीक है। यह भी क्या है, यूरोपीय देश के ही हैं। जिस प्रकार से ब्रिटिश थे उसी प्रकार से वहाँ से क्या आते हैं, डच होते हैं, ठीक है। तो डचों के द्वारा यह शासित क्षेत्र था। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जावा एक डच उपनिवेश था। जैसे भारत क्या है, एक ब्रिटिश उपनिवेश था, उसी प्रकार से यह क्या था, एक डच उपनिवेश था। इसके अंतर्गत क्या रहता है कि जो डच है वो लोग भी इंडोनेशिया में वन कानूनों को लागू करना शुरू करते हैं। और भारत के जो वन कानून भारत में लागू हुए थे वही उसी प्रकार से जावा में जो वन कानून लागू हुए थे उनमें क्या है, काफ़ी हद तक समानता थी। जिसके कारण जो क्या है, बुरी चीज़ें यहाँ के लोगों को यानी भारतीयों को झेलनी पड़ी थी, भारत के वन्य क्षेत्रों वालों को झेलनी पड़ी थी, वही चीज़ें क्या है इंडोनेशिया और इस जावा द्वीप के लोगों को झेलनी पड़ी थी। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। आबादी जनसंख्या 34 लाख। कब? सन 1600। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जावा की जो आबादी थी वो तकरीबन 34 लाख थी। लेकिन यहाँ पर मैदानों में क्या है, ढेर सारे गांव बसे हुए थे और पहाड़ों पर क्या है, लोग घुमंतू खेती किया करते थे। मैदानी क्षेत्र में गांव थे और पहाड़ी भूभाग पर, पहाड़ी क्षेत्रों में घुमंतू कृषि हुआ करती थी, ठीक है। यानी जिस प्रकार से भारत में भी क्या है घुमंतू कृषि होती थी जंगलों में, उसी प्रकार से जावा के जंगलों में भी क्या है, घुमंतू कृषि का क्या है प्रभाव देखने को मिलता है। उसके अलावा जावा के अंदर क्या है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है और वह इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ के एक लकड़हारा वर्ग। जावा के जंगलों में जो बदलाव हुआ था उसका पहला पॉइंट अपनी देखने जा रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे अपने वहाँ की एक जनजाति के बारे में, जिसका नाम, इस पॉइंट का नाम है जावा के लकड़हारे। जावा के लकड़हारे। तो जो जावा के लकड़हारे थे वह क्या है, किसी विशेष जाति से बिलोंग करते थे।
एक सेकेंड। देखिए, जावा के एक क्षेत्र में क्या है, कुछ लकड़हारों का वर्ग रहा करता था, जो क्या है वहाँ के कुशल लकड़हारे थे। इस समुदाय का नाम था कलांग समुदाय। कलांग समुदाय ये क्या थे? कुशल लकड़हारे। पहले तो क्या है, इनके साथ विभाजन किया जाता है इनका, किस कारण से कि इनका महत्व वहाँ पर बहुत ज़्यादा था। 1755 में क्या है, जब जावा के माताराम रियासत बंटी, ठीक है, जब 1755 के अंदर जावा के अंदर माताराम रियासत का बंटवारा हुआ था 1755 में, जावा की माताराम रियासत के बंटवारे के समय तीन 6,000 कलांग परिवारों को भी बांटा गया। एक तो ये इनके साथ बुरा हुआ, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे लकड़ी काटने में, कुशल लकड़हारे थे, ठीक है। दे आर वेरी गुड कटर्स, जिसके कारण क्या है, इनका बंटवारा होता है। क्योंकि जो राजा महाराजा थे, उनके पेड़, अगर ये पेड़ वगैरह नहीं काटते, ये चीज़ें नहीं बनाते, तो उनके महल वगैरह हैं, ये जो इमारतें हैं बड़ी बड़ी, वो किस प्रकार से बन पाते। जिसके कारण क्या है, पहले इनका यानी जो कलांग समुदाय है, इनका बंटवारा किया जाता है। उसके बाद क्या रहता है कि ये रियासत बंटने के बाद जो अंग्रेज़ थे 18वीं शताब्दी में, उन्होंने भी क्या है कोशिश की कि उनके लिए काम करे। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया और विद्रोह को क्या है दबाया गया। 1770 में कलांगों द्वारा विद्रोह किया गया। इसके खिलाफ किया गया, डच लोगों के खिलाफ, ठीक है। डच लोगों के खिलाफ क्या है, कलांगों ने विद्रोह किया। और क्यों किया था? क्योंकि डच लोग भी क्या है, इनसे काम करवाना चाहते थे। और बदले में क्या है, जैसा कि अपने जानते हैं कि जितने भी औपनिवेशिक शासन रहे हैं, वो चाहे डचों के रहे हों, पुर्तगालियों के रहे हों, चाहे ब्रिटिश के रहे हों, जो वहाँ की स्थानीय जनता थी उसको कभी भी फ़ायदा नहीं हुआ था। और इसी प्रकार से इस समुदाय के साथ भी भेदभाव हुआ, जिसके कारण इन्होंने क्या है वहाँ विद्रोह किया 1770 में, ठीक है। तो यह थी कलांग परिवारों की कहानी, जिसमें क्या है उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। सिर्फ उनकी कुशलता के कारण उनको बार बार बांटा जाता रहा, और उनकी कुशलता का दुरुपयोग क्या है जंगलों को कटवाने के लिए, बड़ी मात्रा में जंगलों को कटवाने के लिए किया गया। और बाद में भी क्या है उनको न्याय नहीं मिल पाया, यानी जो न्यायोचित उनको धन मिलना चाहिए था या जो उपहार मिलना चाहिए था वह उनको नहीं दिया गया। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। अब जिस प्रकार से भारत में क्या है वैज्ञानिक वानिकी थी,
उसी प्रकार से अपने पढ़ते हैं डच वैज्ञानिक वानिकी, वैज्ञानिक वानिकी। जो डच लोगों की वैज्ञानिक वानिकी थी वह भी क्या है बहुत हद तक भारत वाली जो ब्रिटिश वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की गई थी भारत में उसके जैसी ही थी, ठीक है। जैसे प्रकार से उन्होंने क्या है कुछ स्पेशल पेड़ों को, जो उपयोगी पेड़ थे उनको ही बढ़ाने पर महत्व दिया था, उसी प्रकार से डच लोगों ने भी क्या है सिर्फ उन्हीं पेड़ों की संख्या बढ़ाने पर ज़्यादा महत्व दिया जो उनके लिए व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में कि उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल से पहुँच पर बंदिशें थोप दी। यानी पहला जो कार्य किया उन्होंने वह ग्रामीणों की जंगल में जाने पर पाबंदी, ग्रामीणों की जंगल में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। फर्स्ट जो कार्य किया गया जैसा कि मैंने बताया था लगभग सेम है, ठीक है। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए ही वह जो मतलब सिर्फ चुने हुए जंगलों में लकड़ी काटी जा सकती थी और यह भी कड़ी निगरानी में। यानी अगर उनको क्या है घर बनाना है, नाव बनानी है तो ही क्या है उनको छूट दी गई। यानी मात्र घर या नाव बनाने हेतु सीमित जंगलों में, सीमित क्षेत्र की सीमित क्षेत्र में जाने की छूट, जो क्या है एक प्राकृतिक संपदा है जिस पर क्या है हर एक मानव का बराबर का अधिकार है। प्रकृति ने सभी को बराबर रूप से वह चीज़ दी है, उस पर क्या है कंट्रोल करके क्या किया जा रहा था, उनके द्वारा ग्रामीणों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। क्योंकि उनको सिर्फ क्या है जो दैनिक ज़रूरतें थी उनके लिए लकड़ी नहीं देनी जा रही थी, विशेष ज़रूरतों हैं तो जैसे उनको अगर नाव बनानी है, अगर उनको घर बनाना है, उसी स्थिति में क्या है उनको कड़ी निगरानी में वहाँ जाने दिया जाता था और उसका भी क्या है बहुत बार मूल्य वसूल किया जाता था उनसे। उनको क्या है जो प्राकृतिक संपदा है उसका पूर्ण लाभ उनको नहीं दिया जाता था। इसके अलावा मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी या जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए भी दंडित किया जाने लगा। यानी वन्य यात्रा चाहे वो किसी भी उद्देश्य के लिए हो, ठीक है, चाहे किसी भी उद्देश्य की वन्य यात्रा पर भी क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। उनको बैन कर दिया गया कि आप वन में क्या है किसी भी हालत में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा भारत की तरह ही वहाँ पर और साथ ही साथ क्या है वन्य यात्रा पर उनको क्या है पाबंदी तथा दंड, उनको सज़ा भी दी जाती थी अगर वह इस प्रकार का कार्य करते हुए मिलते थे तो, ठीक है। भारत की तरह ही यहाँ पर भी क्या है जहाज़ और रेल लाइनों के निर्माण में वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी गई। यानी भारत की तरह मात्र व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति वाले वृक्षों को वन प्रबंधन
में शामिल किया गया। यानी जिस प्रकार से भारत में क्या है, जो व्यापारिक उद्देश्य वाले थे, यानी रेलवे लाइन या अगर उनको जहाज़ बनानी है, उन उद्देश्यों वाले पेड़ों को ही लगाया जा रहा था वन प्रबंधन के नाम पर या वन संरक्षण के नाम पर। तो उसी प्रकार से वहाँ पर भी क्या किया जा रहा था, वन प्रबंधन या वन संरक्षण के नाम पर मात्र व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति वाले यानी रेलवे लाइन या फिर जहाज़ बनाने वाले पेड़ों को ही क्या है प्राथमिकता दी जा रही थी, उनको ही लगाया जा रहा था। अभी देखिए कि इसी के कारण क्या है, 1882 में अकेले जावा में 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात हुआ। 1882 में मात्र या सिर्फ जावा से 2,80,000 वृक्षों का निर्यात स्लीपरों के रूप में क्या है, अकेले जावा से उस समय या 1882 में 2,80,000 पेड़ों को या 2,80,000 स्लीपरों को भेजा गया था। पेड़ तो उसके लिए कितने ज़्यादा काटे गए होंगे, ठीक है। तो यह स्थिति रही उनकी। पेड़ काटने या लठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती थी। इसीलिए डचों ने क्या है, पहले तो जंगलों में खेती की ज़मीनों पर लगान लगा दी और बाद में कुछ गांव वालों को इस शर्त पे क्या है ऐसा किया गया डचों के द्वारा कि पहले तो क्या किया, जो जंगलों में खेती करने वाले लोग थे उन पर क्या है भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया गया। अब भारी मात्रा में टैक्स लगाने के कारण क्या हुआ, वो लोग उस टैक्स को पे नहीं कर पाए, लगान वो जो है वो चुका नहीं पाए, जिसके कारण क्या हुआ, उनको कहा गया कि अगर आपको लगान माफ़ करवाना है, लगान को क्षमा करवाना है, तो आपको क्या करना होगा, हमारे लिए ये स्लीपर या पेड़ काटने का कार्य आपको करना होगा। इसीलिए क्या है, जो खेती करने वाले थे उन्होंने सोचा कि भाई लगान माफ़ हो सकता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके लिए काम कर देना चाहिए। अब वो जो खेतीहर लोग थे उन्होंने क्या है मज़दूर के रूप में उनके लिए कार्य किया, लेकिन बाद में क्या है डचों ने झूठ बोल दिया कि हम किसी भी प्रकार का लगान माफ़ नहीं करेंगे, और साथ ही साथ उनको क्या है मुआवजे के नाम पर थोड़ी थोड़ी धनराशि दे दी गई, जिसके जो क्या है मजदूरी के रूप में संतुष्ट करने वाली धनराशि नहीं थी, जिसके कारण क्या है गांव वालों के साथ स्पष्ट रूप से भेदभाव होता नज़र आया। और गांव वालों ने क्या है, या जो खेती करने वाले लोग थे इन्होंने इसका विरोध भी किया। इस व्यवस्था को ब्लेडाउनस्टीन के नाम से जाना जाता है, यानी उनको कहा गया कि एक शर्त होगी, इससे क्या है मुक्त कर दिया जाएगा कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटें और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। तो यानी डचों ने शर्त रख दी, अगर मुफ्त में पेड़ काटें और मुफ्त में अगर पेड़ काटें और क्या करें, और भैंसे पेड़ ढोने के लिए उपलब्ध करवाएं तो लगान से क्या कर दिया जाएगा, उनको मुक्त कर दिया जाएगा। लगान से उनको मुक्त कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। और इस सारी व्यवस्था को क्या है एक नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था को क्या है, या इस शर्त को, इस छूट को क्या है नाम दिया गया ब्लेडाउनस्टीन।
ब्लेंडोंग डिएस्टन ब्लेंडोंग डिएस्टन। ब्लेंडोंग डिएस्टन के नाम पर क्या है, किसानों को ठगा गया, उनको लूटा गया कि अगर आप ब्लेंडोंग डिएस्टन के नाम पर या इस व्यवस्था के आधार पर अगर आप मुफ्त में पेड़ काटते हैं और पेड़ों को दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध करवाते हैं, तो उनको लगान से मुक्त कर दिया जाएगा। यह क्या है, प्रपोजल रखा गया था डचेस के द्वारा, लेकिन इसको क्या है उन्होंने पूरा नहीं किया और वन ग्राम वासियों को क्या है थोड़े लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा थोड़ा मेहताना तो दे दिया, लेकिन वन्य भूमि खेती करने के लिए अधिकार सीमित कर दिए गए। ठीक है, तो इस व्यवस्था के बाद क्या किया उन्होंने, इस व्यवस्था यानी यह शर्त लागू की थी, इसके नाम पर उन्होंने क्या है वन में खेती करने के लिए जो नियम थे उनको क्या है और ज़्यादा कड़ा कर दिया, या वन्य क्षेत्र में खेती करने को क्या है सीमित कर दिया गया, जिसके कारण जो वन्य क्षेत्रों में घुमंतु कृषि करने वाले लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या आन खड़ी हुई। जिस प्रकार से घुमंतु कृषि करने वालों के साथ भारत में भेदभाव हुआ या उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, उसी प्रकार से इंडोनेशिया के इस जावा द्वीप पर भी क्या है इसी प्रकार की परेशानी उनको देखने को मिली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सामीन की चुनौती। सामीन की चुनौती। सामीन क्या है 1890 में, इसकी भी क्या है कहानी पढ़ लेते हैं। देखिए होता क्या है, 1890 के दशक की बात है। 1890 में सागौन के जंगलों के स्थित रांदू ब्लातुंग गांव के निवासी थे। ये क्या है, रांदू ब्लातुंग के निवासी थे सामीन, जिनका पूरा नाम था सुरोंतिको सामीन। सुरोंतिको सामीन। क्या है, जो रांदू ब्लातुंग नाम का क्षेत्र था उसके निवासी थे सुरोंतिको सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। में सामीन जो व्यक्ति था इसने क्या किया, जो राजकीय मालिकाने का सवाल था या में राजकीय वनों पर राजकीय मालिकाने का विरोध किया। किसने? सामीन ने।
ठीक है। क्यों विरोध किया, इनका क्या है एक तर्क था इस बात के लिए। ये तर्क यह रहता था कि जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, ये सब चीज़ें क्या हैं, प्राकृतिक हैं, ठीक है। तो हवा, पानी, मिट्टी या जंगल, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। तो प्रकृति की जो चीज़ें हैं, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, नेचुरल जितनी भी रिसोर्सेज हैं, थिंग्स हैं, वो क्या है, सभी का उन पर क्या है बराबर अधिकार होता है। किसी का जन्मजात उस पर अधिकार नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए उसका अधिकार नहीं हो सकता। ज़मीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई है, ठीक है। यानी सारी हवा, पानी, जंगल की लकड़ी, ये सब राज्य द्वारा निर्मित है और इन पर उनका अधिकार किसी भी तर्क से क्या है सही साबित नहीं होता कि वह उन पर अधिकार करने के लिए लायक है किसी प्रकार से, ठीक है। यह तर्क था उनका। इस तर्क के कारण क्या है, लोग जल्दी क्या है एक व्यापक आंदोलन के रूप में यह बात शुरू हो गई। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन के दामाद भी शामिल थे, ठीक है। 1907 तक 3000 परिवार उनके विचारों को मानने लगे। 1907 तक लगभग 3000 परिवार उनके विचारों के समर्थक थे। यानी सामिन के विचारों के समर्थक बन गए। यानी जो विचारधारा उन्होंने 1890 में शुरू की थी, उसके प्रभावित होने में क्या है समय ज़्यादा लगता है, लेकिन 3000 परिवार 1907 तक उनकी बातों को मानने लग जाते हैं। यानी यह उनकी जो तर्क थे यह व्यापक रूप धारण कर लेते हैं, विरोध का व्यापक रूप आंदोलन खड़ा हो जाता है, ठीक है। और डच व ज़मीन का सर्वेक्षण करने आए कुछ समाजवादियों ने अपनी ज़मीनों पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने जुर्माना भरने या बेकार करने से इनकार करके विरोध किया। यानी जब वन भूमि के सर्वेक्षणकर्ताओं का विरोध दो प्रकार से किया गया। एक तो उनके सामने उनको सर्वेक्षण नहीं करना दिया गया और ज़मीन पर लेटकर उनका विरोध किया। दूसरा, बेगार न करके तथा जुर्माना नहीं भरने न भर के विरोध प्रदर्शित किया। ठीक है, कि अगर आप यहाँ का सर्वेक्षण करते हो, ज़मीन हमारी लेते हो, तो हम आपको क्या है ना ही तो बेगार करेंगे, ना आपका जुर्माना भरेंगे, हम किसी भी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वन्य भूमि पर क्या है राज्य के अधिकार नहीं हो सकता। वह चीज़ें राज्य की होती हैं, राज्य के लोगों की होती है, किसी विशेष लोगों की नहीं।